नमस्कार सभी दर्शकों को। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम आमने सामने में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और आज हम ऐसे अतिथि से आपसे मिलवाएंगे जो जल के एक बहुत बड़े योद्धा कहलाए जाते हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। आज हमारे साथ हमारे अतिथि हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमसे। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन केंद्र भोपाल का आभार, धन्यवाद कि उन्होंने पृथ्वी दिवस के अवसर पर पेड़ और पानी की चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। जी सर, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो योगदान रहा है जल और पर्यावरण के प्रति, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरी जल और पेड़ की प्रेरणा मेरी माता जी ने दी और जहाँ से मैं आता हूँ वो गांव बहुत ही उत्तर प्रदेश का बांदा जनपद का जखनी गांव अत्यंत पिछड़ा था। न रोड थे, न स्कूल था, न जाने के रास्ते थे और ना ही कोई पानी का अच्छा साधन था। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आप एक माँ मैं हूँ, एक भारत माँ है और आप एक माँ का कर्ज उतारिए, आपको दो माँ का कर्ज उतारना है। और उनकी बात को मान करके मैंने समुदाय के आधार पर पुरखों के जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे उनको जागृत करके समाज के बीच मेड़बंदी यज्ञ अभियान शुरू किया। और उसका मतलब मेड़ पर पेड़ और खेत में मेड़, खेत का पानी खेत में और खेत की मिट्टी खेत में। एक सामुदायिक अभियान चलाया जिससे जो जल और वायु में परिवर्तन हो गया है। आज आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, अप्रैल का महीना है और असहनीय गर्मी हो रही है। ये झीलों का शहर है भोपाल और यहाँ से एक देश के महान जल योद्धा ने जन्म लिया है। उनका नाम था महाराज भोज, जिन्होंने 65,000 हेक्टेयर में 65 बावड़ी को जोड़कर भोपाल ताल का निर्माण किया था सामुदायिक आधार पर। ऐसा तालाब पूरे भारत में ही नहीं है बल्कि और कई देशों में नहीं इतना बड़ा तालाब है। तो आज मुझे खुशी इस बात की है कि पृथ्वी दिवस माँ पृथ्वी की समस्याओं को जानने के लिए और माँ पृथ्वी का कितना बड़ा इस देश में और दुनिया को खड़ा करने में योगदान है और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, इसके विषय पर आज मैं दूरदर्शन केंद्र भोपाल के साथ संवाद के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। लाखों दर्शक दूरदर्शन से, करोड़ों दर्शक जुड़े हुए हैं। वे पेड़ और पानी को समझेंगे और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कैसे रोक कर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, इस संबंध में आपके साथ हम संवाद कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि अगर आपके जीवन की बात की जाए, क्योंकि सर जल और पर्यावरण के लिए आपने अपना पूरी जीवन, अगर आपकी जवानी की बात की जाए, और पूरा जीवन आपने पूरा त्याग और तपस्या में लगा दिया जल और पर्यावरण को बचाने के लिए। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो पूरा एक लंबा समय आपने इसको बचाने में लगाया, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। हम नहीं रहेंगे, देश रहेगा। और ये सच है कि हम जैसी तमाम पीढ़ी आती जाती रहेंगी। आज हम आम का फल खा रहे हैं, यह आम का फल किसी ने लगाया होगा। जी। हमने नहीं लगाया, पर किसी ने तो ये आम का पेड़ लगाया है और हम आम लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी आम खाएगी। जीवन संघर्ष में रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा है कि बचपन से मुझे एक दुर्घटना हो गई और पैर से मैं विकलांग हो गया था। दिव्यांग भी उस समय शब्द नहीं आया था। उस दौर में मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, कोई संस्था नहीं बनाई, कोई कार्यालय नहीं बनाया, कोई ऑफिस नहीं खोला और आज भी मेरे पास बिजली नहीं है घर में जहां मैं रहता हूं और पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, टीवी नहीं है और एक कमरे के मकान में रह करके मेरी माँ ने कहा था कि अगर तुम अपना मकान बनाओगे तो समाज में काम खड़ा नहीं कर पाओगे और समाज में काम खड़ा करोगे तो अपना मकान नहीं बना पाओगे। इसलिए तुमको, मैंने कहा कि साधन नहीं है, तो उन्होंने कहा साधना करो, साधन आ जाएंगे। उस जखनी से, उस बुंदेलखंड से निकल के मैं आया हूँ कि जहाँ उस बुंदेलखंड में बांदा से चित्रकूट यात्री ट्रेन में माल का पानी जाता था डब्बा और ट्रेन लेट होती थी। और आज उसी बुंदेलखंड में मेड़बंदी यज्ञ अभियान के कारण, किसानों के सामुदायिक सहयोग के कारण मालगाड़ी में धान आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक गेहूं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चित्रकूट मंडल से खरीदा है। ये पिछले वर्ष रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं। तो यह मुझे इस बात के लिए खुशी है कि जहां राशन से लोग खाने के लिए राशन दुकानों से ले रहे थे, वहां पर किसानों ने पुरखों के जल जोड़ने के तरीके को जागृत किया। भले उसका श्रेय
समाज राज मुझे दे रही हो, लेकिन रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि के लिए जो काम जल को रोककर किसानों ने बुंदेलखंड में किया है और उसकी आवाज पूरे देश में गई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से पानी को रोकें। उन्होंने अपनी मन की बात में इसका उल्लेख किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बांदा जिले के बुंदेलखंड के सामूहिक जल प्रयासों के लिए मेरे जिले का विभिन्न तरीके से 4 बार 100 में मन की बात में उन्होंने उल्लेख किया पानी के काम का, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने देश का पहला जल योद्धा सम्मान शुरू किया था, और वो मुझे उन्होंने जल योद्धा का सम्मान दिया। सम्मान से प्रेरणा मिलती है, और मुझे इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा कि समुदाय के आधार पर काम करने के लिए बुंदेलखंड के यूपी एमपी की पहली सेवा की पद्मश्री भी मुझे दी गई। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, जब पद्मश्री मिलती है तो और जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता हूं कि इस अभियान को, यज्ञ को लेकर मैं पूरे देश में घूमता हूं, हर विश्वविद्यालय में जाता हूं और वहां पानी बचाने की बात करता हूं, पेड़ लगाने की बात करता हूं। आज ही कल मैं भोज मुक्ति विश्वविद्यालय में था, इसके पहले बड़ौदा विश्वविद्यालय में था, IIT रुड़की में मैं लेक्चर दे रहा था, और तमाम विश्वविद्यालयों में देता रहता हूं। इस देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 30 करोड़ बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, KG से PG तक। पानी को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी हमारी पानी की पाठशालाएं शुरू हों, वाटर लिटरेसी शुरू हो। और मैं जल शक्ति विद्यापीठ का चूंकि अध्यक्ष हूं, इस नाते हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम गांव-गांव में पानी की पाठशालाएं चलाएं। अब जैसे भागवत श्रीमद् भागवत कथा होती थी, वैसी जल कथाएं होनी चाहिए। और पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो पानी से नहवाया जाता है, जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो पानी से होता है, जब हमारे कलश यात्रा निकलती है हमारी, जब श्रीमद् भागवत पुराण होती है। न्याय का सबसे प्राचीन आधार क्या था? गंगा और तुलसी थी, न्याय देता है। और इस भवन में जिसमें हम बैठे हैं, सीमेंट लगा है, लोहा लगा है, गिट्टी लगी है, लेकिन अगर पानी नहीं होता तो ये नहीं बनता। अर्थात पानी बेजान को भी जोड़ता है। जल में जीवन है, वो प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। अगर एक बोतल में पानी भर लें और 8 दिन तक उस पानी को आप कैप ना खोलें तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, अर्थात उसमें पानी है। कुछ पानी प्रत्यक्ष दिखता है, कुछ पानी प्रत्यक्ष नहीं दिखता। जैसे पेड़ के अंदर कितना पानी है ये हमको नहीं दिखता, एक नारियल पर कितना पानी है हमको नहीं दिखता है, लेकिन पानी से बिजली बनती है, पानी से खून बनता है, पानी से दूध बनता है, पानी से घी बनता है, पानी से अमृत बनता है। लेकिन पानी और वाणी अगर ये बिगड़ गई, प्रदूषित हो गई, तो ये प्रलय करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से ये बात कहूँगा कि पानी बचाना सरकार का काम कम है, समाज का काम अधिक है, क्योंकि समाज उसका यूजर है। हमारे लाखों तालाब, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे, दंड में तालाब बनते थे। और हम जब तालाब में नहाते थे तो 100 ग्राम पानी में नहा लेते थे, डुबकी लगाई वो बाहर आ गए। लेकिन अगर वही जब कुएं में नहाते थे तो 20 लीटर पानी लगता था। आज हम मोटर से नहाते हैं तो उसमें हमारा 100 लीटर पानी बर्बाद होता है। तो हमारे जो तालाब में नहाने के तरीके थे, नदी में नहाने के तरीके थे, कुएं में नहाने के तरीके थे, और कुएं का पानी शुद्ध था, तालाब का पानी उससे अधिक शुद्ध था, और नदी का पानी उससे अधिक शुद्ध था। तो हमको पुनः ये देश के जो 5 जल योद्धा पैदा हुए देश में, पहले जल योद्धा पैदा हुए हैं महाराज भागीरथ, जो गंगा को लेकर आए। दूसरे जल योद्धा पैदा हुई माता अनसुईया, जो मंदाकिनी लेकर आई। तीसरे जल योद्धा हुए महाराज भोज, जो भोपाल ताल बनाए। चौथी जल योद्धा हुई महारानी दुर्गावती, जिन्होंने गोडवाना में सहित तमाम जगह तालाब बनाए। और 5वीं जल योद्धा पैदा हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने भारत के सभी तीर्थ स्थलों में पानी के लिए तालाब बनाए। तो देश में, दुनिया में, भारत में, सनातन में कहा गया है कि अगर बैकुंठ जाना है तो 2 रास्ते हैं, या तो गंगा के माध्यम से जाएंगे और या आप गया जी के माध्यम से जाएंगे। तो गया जी में महारानी अहिल्याबाई होलकर के अद्भुत तालाब बने हुए हैं, जहां पिंडदान होता है पुरखों का। तो पहली जो चिकित्सा है वो जल चिकित्सा है, सबसे प्राचीन जल चिकित्सा है। प्राचीन यातायात का साधन भी पानी था, हम नाव से देशों को खोजे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं, अगर सर दर्द करता है और गर्म है तो लोग पट्टी बांधते हैं, पेट दर्द करता है तो लोग गुनगुना पानी पीते हैं, आंख में सर्वाधिक पानी होता है। तो मेरा अपना मानना है कि पानी पानी नहीं है, जल जगदीश है, पानी परमेश्वर है, और पानी भगवान विष्णु पानी में रहते हैं, और शंकर जी गंगाधर हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में पानी है। सभी धर्मों में पानी का आदर होता है। अगर हम मंदिर में जाते हैं तो पानी प्रसाद के रूप में मिलता है। हमारे इस्लाम के साथी
पवित्र तीर्थ अपने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वहाँ भी मक्का मदीना में उन्हें पानी से पवित्र करते हैं। उस पानी का नाम अबे जमजम का पानी है। हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में भी देखते हैं कि चखना पानी का ही सम्मान होता है। चर्च में जाते हैं, होली वाटर का सम्मान की तरह होता है। और हमारे जैन मुनि जो अद्भुत तपस्या करते हैं, वो अपने साथ वस्त्र भी नहीं पहनते, लेकिन कमंडल में जल रखते हैं। तो मैंने देखा है या समझा है, जो कुछ मेरे समझ में आया है कि पूरी जो सृष्टि की महिमा है, ये बूंद का कमाल है। बूंद को मानो तो नदी है, बूंद को मानो तो तालाब है, बूंद को मानो तो कुआं है। और ये पानी की बूंदों की महिमा है पूरी सृष्टि में, जो कुछ हरा भरा दिखता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया, क्योंकि आप बुंदेलखंड के बांदा से भी आते हैं। तो बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ तमाम वर्षों से अगर हम बात करें, देखा जाए तो पानी की किल्लतों से वहाँ लोग जो है बड़े पैमाने पर जो है वो पलायन करते हैं। तो इसका समाधान क्या है? हाँ, देखिए, वो बात पुरानी हो गई है। जी। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। बुंदेलखंड में, जो बुंदेलखंड का हिस्सा टीकमगढ़ बुंदेलखंड में है, छतरपुर बुंदेलखंड में है, निवाड़ी बुंदेलखंड में है, पन्ना बुंदेलखंड में है। और आज बुंदेलखंड वो बुंदेलखंड नहीं रहा। भारत सरकार ने अद्भुत प्रयास किए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आप जाइए तो हर घर जल, आपको घर पानी पहुंच रहा है। अब वो बुंदेलखंड जो पाठा था, जहां एक कहावत थी कि धोरा तोर पानी गजब कर जाए, गागर ना फूटे कसम मर जाए, अब वो स्थिति ऐसी नहीं है। जो मालगाड़ी से पानी जब जाता था, अब वहां मालगाड़ी से पानी नहीं जा रहा। ट्रेन के डिब्बों में पानी जाता था, नहीं जा रहा। और मैं आपसे ये बात पहले निवेदन कर चुका हूं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं बुंदेलखंड से सरकार ने खरीदा। 75,000 मैट्रिक टन उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट और झांसी मंडल से खरीदा। झांसी मंडल के जिले हैं ललितपुर, जालौन और झांसी, और चित्रकूट मंडल में है बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। तो जब सबसे ज्यादा गेहूं पैदा किया, 1,000 करोड़ का 5 साल में धान पैदा किया, बासमती जो 1 किलो नहीं पैदा होती थी, 30 लाख कुंटल बासमती चित्रकूट मंडल से बाहर जा रही है। अगर पानी नहीं होता तो बासमती कहां से होती? पानी हुआ, लोगों ने मेड़बंदी की बड़े पैमाने में जालौन में। और गेहूं कितना पैदा हो रहा है? बुंदेलखंड का पलायन रुका है, और सब्जियां पैदा हो रही हैं, प्याज पैदा हो रही है, दूध पैदा हो रहा है, और लोग नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान लड़के किसान बन रहे हैं। 25,000 नौजवान लड़के बुंदेलखंड में नए किसान बने हैं, पढ़े लिखे, जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। मैं जिनको जानता हूं, जिन्होंने पीएचडी करी है, वीटेक किया है, एमटेक किया है, वीए किया है, एमए किया है, लॉ किया है, एमकॉम किया है, एमएससी करी है, ऐसे लड़के आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और ड्रिप इरिगेशन का भी प्रयोग कर रहे हैं, नवीन सिंचाई के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, और पुराने साधनों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। दोनों तकनीकों को जोड़ रहे हैं। अब समाधान यह है, एक दिन में कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, एक दिन जरूर होता है। एक उमाशंकर पांडे अगर जल योद्धा हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला। लाखों जल योद्धा गांव गांव चाहिए, और हैं भी, मुझसे ज्यादा भी लोगों ने काम किया है। पानी पर काम करने वाले लोगों को अगर समझना है कि पानी कैसे बचाना है, तो हमको 12 मीर के जो सूत्र हैं पानी के, 125 सूत्र हैं, 2 उनके मंत्र हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। हमको वेद में पानी का पूरा अध्ययन है। हमको जो मेघमाला है, 1200 पेज की मेघमाला किताब है, उसको पढ़ना पड़ेगा। हमारे भोज महाराज, जो राजा भोज जी थे, उन्होंने जल विज्ञान लिखवाया हुआ है। हमें ठाकुर का कुआं जो मुंशी प्रेमचंद का है, उसको पढ़ना होगा। हमको मोहन राकेश का जो उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन, उसे पढ़ना होगा। विभिन्न तरीके से जो हमारे शोध हो रहे हैं, जल पीठें बनानी पड़ेंगी, जल कथाएं करनी पड़ेंगी, गांव गांव पानी की पाठशालाएं चलानी पड़ेंगी, शहर में वाटर लिटरेसी चलानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में पानी का संकट था, वहाँ के लोगों ने मिलकर पानी का संकट का समाधान किया है। आप देख रहे हैं केपटाउन में पानी नहीं है। अब बेंगलोर की स्थिति अभी आप देखिए, वहां 5,000 रुपए टैंकर हो रहा है, वहां पर इमरजेंसी लगाई जाएगी। आप समझिए, पानी दूध से महंगा हो गया है, पानी घी से महंगा हो गया है, पानी पेट्रोल से महंगा हो गया है, पानी दूध से अधिक महंगा हो गया है। वो इसलिए हो गया है, आप किसी 5 स्टार होटल में जाइए, 300 रुपए का पानी का बोतल है। एयरपोर्ट पे जाइए, 400 रुपए का पानी का बोतल है। और जो हमारे बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपए का पानी का बोतल का पानी पीते हैं। पहला युद्ध हुआ हमारा भोजन के लिए हुआ, विश्व युद्ध हुआ। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ वो तेल के लिए हुआ। तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। हम कोशिश करें कि भारत गंगा और यमुना का देश है, ये पानी के लिए युद्ध ना हो। पानी सबका है, सूर्य सबका है, प्रकृति सबकी है, हवा सबकी है, सबका समान अधिकार है। बड़े लोगों का ही कब्जा ना हो,
सबको मिले। और पानी बेचने की चीज़ नहीं है। हमारे गांव में आप देखते थे अभी 50 वर्ष पहले कि दूध और दही नहीं बिकता था, लेकिन आज परिस्थिति है कि गांव में कुछ नहीं आपको मिलेगा, न दूध मिलेगा न घी मिलेगा, लेकिन पानी के बोतल दुकानों में हजारों बोतल गांव में पानी पहुंच गया है। ये एक बाजार खड़ा हो गया है। हमको सबको मिलकर आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर संकल्प लेना चाहिए। और दूरदर्शन के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं, दूरदर्शन सामाजिक मुद्दों को उठाता है, दूरदर्शन हमारे भारत का दर्शन है जी। और इसके माध्यम से मैं कहूंगा कि हम सब मिलके अपने जन्मतिथि पर, अपने पिताजी की जन्मतिथि पर, अपनी माताजी की जन्मतिथि पर, अपनी संतान की जन्मतिथि पर पेड़ एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और हम इसको सफल बनावें जी। आपने एक अभियान चलाया, खेत पर मेड़ और मेड़ पर खेत पेड़, ये क्या है और कैसे उपयोगी है? हाँ, मेरा अपना मानना है कि छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम लाते हैं। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, ये पुरखों की विधि थी। जब हमारे पुरखों ने खेती करना शुरू किया होगा, उन्होंने एक जगह देखी होगी और उस जगह पर एक दीवार बनाई होगी और उस किसान का जो मित्र है वो उसका बैल साथी रहा है। उसने सोचा कि जो मैं खाऊंगा वो मेरा मित्र भी खाएगा, तो गेहूं की रोटी किसान ने खाई, उससे जो भूसा निकला वो बैल को दिया। तो एक बाउंड्री बनाइए 3 फीट चौड़ी और 3 फीट ऊंची, पर उसे मेड़ कहते हैं, ट्री ऑन द बंड। तो उसमें क्या करना है, आपको अपना फावड़ा लेना है, आपको अपनी डलिया लेनी है। सुबह शाम जब भी आप खाली हैं, कोई उम्र का बंधन नहीं है, बेटा भी मेड़बंदी कर सकता है, बाबा भी मेड़बंदी कर सकता है, माता भी मेड़बंदी कर सकती है, बहन भी मेड़बंदी कर सकती है। कोई तकनीक की जरूरत नहीं है। आप 10 गोलुआ माटी डालिए, 20 गोलुआ माटी डालिए, रोज आप मेड़बंदी करिए, फावड़ा लेके जाइए। कोई ट्रेनिंग नहीं लेना, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना है और उसके ऊपर पेड़ लगाइए। क्या लगाइए? पेड़, नींबू लगाइए, सहजन लगाइए, करौंदा लगाइए, तुलसी लगाइए और ऐसे पेड़ लगाइए जो अतिरिक्त आमदनी भी आपको दें और वातावरण भी शुद्ध रहे और उनके पत्ते जमीन में गिरेंगे तो जैविक खाद बनेगी, अतिरिक्त आमदनी होगी। और कुछ नहीं लगा सकते तो अरहर की दाल लगा दीजिए, वो सबसे सरल है। तो मैं तो पूरे बुंदेलखंड में और पूरे देश में बड़े पैमाने पर मेड़बंदी हुई। अभी भोपाल के आसपास इटारसी चले जाएं, अब्दुल्लागंज चले जाएं, रायसेन विदिशा में 1 किलो चावल नहीं पैदा होता था, लाखों कुंटल विदिशा और रायसेन में हो रहा है, छतरपुर में हो रहा है। बुंदेलखंड में बासमती धान बनाने की 200 300 करोड़ की फैक्ट्री लगाई जा रही है। सरकारी धान खरीद केंद्र खोले गए हैं, अभी 150 केंद्र खोले गए हैं। तो यह उपलब्धि मेरी नहीं है, भले उसका श्रेय मुझे समाज दे रहा हो। हम तो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। हम नगड़िया बजा के, साइकिल से चल के 35 साल पहले अभियान चलाया था। लोग पागल कहते थे, झक्की कहते थे, सनकी कहते थे, मुझे नहीं पता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने इस बात को अपने पत्र के माध्यम से, विभिन्न मंचों के माध्यम से, जो उनका प्रिय विषय है, पानी बचाना, पेड़ लगाना, क्योंकि उन्होंने जिस राज्य से वो आते हैं, गुजरात में पानी का संकट देखा था और उसके समाधान के लिए इस देश के जो 6वें भागीरथ हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं ये मानता हूं कि हमको सबको मिलकर के इस देश को पानीदार बनाना है और सबसे पहले आंखों में पानी आए, क्योंकि हमारी जो मर्यादा है, ये जल की जो मर्यादा है, अगर जल को आदर नहीं दिया, जल को सम्मान नहीं दिया, तो हो सकता है ये हमसे नाराज हो जाए। हम जब पैदा हुए थे तो कुआं का पूजन होता था, नदी का पूजन होता था, तालाब का पूजन होता था, पेड़ का पूजन होता था। आज आप स्वयं देख सकते हैं, हम भाग तो बहुत रहे हैं। पूरे भारत की सबसे ज्यादा आर्थिक मजबूत जगह है बेंगलोर। डॉलर बना सकते हो, डॉलर ला सकते हो, पानी नहीं बना सकते हो। तो इसलिए बेंगलोर हमको सबक लेना चाहिए, चेन्नई से हमको सबक लेना चाहिए और जहां पानी नहीं है वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। जी। अच्छा, हमने देखा है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात की जाए तो वहाँ पानी की कई दिक्कतें हैं। इसको कैसे हल किया जाए? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड लेवल वाटर है मेट्रोपॉलिटन सिटी का या बड़े बड़े शहरों का, वो काफ़ी कम हो चुका है और पानी की बहुत किल्लत हो चुकी है बड़े शहरों में। इसका क्या उपाय है? इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए? अब मेरा ऐसा मानना है कि हमारे एक आदमी को अपने जीवन में 80,000 लीटर पीने के लिए पानी लगता है। अगर वो 2 से 2.5 लीटर पानी पीता है, 100 साल तक जीता है। हमारी पूरी दुनिया में जो आबादी 18% के करीब पहुंच गई है। भूमि हमारे पास 4.5% है, पानी हमारे पास 2.5% है। हमें शहर में छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। जैसे हम दाढ़ी बना रहे हैं, हम बाल धो रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, हम बर्तन धो रहे हैं। क्या यूज पानी का रिसाइकलिंग हो सकता है? क्या बर्तन धोए हुए पानी को पेड़ में डाल सकते हैं? हमको अपनी कार धो रहे हैं,
क्या धोए हुए कार के पानी को पेड़ों में डाल सकते हैं, बागवानी में डाल सकते हैं? हम रिसाइकलिंग करके रीयूज करें। जो पानी एक बार यूज हो गया है, दूसरे देशों में आप देखेंगे उस पानी का, अमेरिका जैसा देश जो आप समझिए कि टॉयलेट सीट के पानी का भी वो रिसाइकलिंग करके पेड़ों में डाल रहा है। तो एक प्रयास तो ये करना है। दूसरा, पानी कहीं बह रहा हो, अगर एक एक बूंद पानी भी टपकता है और 24 घंटे पानी वो टपक रहा है तो 500 लीटर पानी बना के बह जाता है। हम क्या करते हैं, हम ये पानी को ये समझते हैं कि भारत में अफरात में है, बैंक में जितना होगा उतना ही तो हम खर्च करेंगे। और वैसे ही जब हम आज़ाद हुए थे तो एक अगर अनुमान बनाए तो 6000 लीटर एक आदमी के हिस्से में पानी था, मान लीजिए। आज 1400 लीटर बचा है, और अगर 1000 लीटर आ जाएगा तो हम खतरे में आ जाएंगे। मैं वैज्ञानिकों की भाषा नहीं जानता, लेकिन जो मैं जमीन की भाषा जानता हूं, पानी नमक बरसने लगा है। कई देश का, एक दो देशों का तो नीचे 7 फुट नीचे चले गए हैं। जो भूकंप आ रहा है वो पानी नीचे से जब खत्म होता है तो जमीन फटती है। आपने ऐसी घटनाएं भी सुनी। नमक बरसने लगा है, एसिड बरसने लगा है। अगर हम नहीं चेते तो, अगर इस धरा को नहीं हमने समझा तो सब ये धरा में रह जाएगा और हमें आने वाले समय में बड़े संकट के साथ गुजरना पड़ेगा। अच्छा, जल और पर्यावरण की बात की जाए तो समाज में ऐसे कई लोग हैं, या अधिकतम सामाजिक जितने भी लोग हैं उनकी बात की जाए तो जागरूक नहीं है इस चीज़ को, जल और पर्यावरण को बचाने के लिए। ऐसा क्या किया जाए कि समाज का हर एक तबका, हर बच्चा जल और पर्यावरण को बचाने के लिए तत्परता के साथ आगे खड़ा रहे और जागरूक रहे? हाँ, देख, आप बिल्कुल सही कहा। मेरा ऐसा मानना है कि केजी से और पीजी आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चों ने, हमने नदी में पानी देखा, तालाब में पानी देखा, कुआं में पानी देखा। ये हमारी जो पीढ़ी, नई पीढ़ी आ रही है, ये बोतल में पानी देख रही है, ये नल में पानी देख रही है। हमें इसको शिक्षित करना होगा, और शिक्षित करना होगा। एक पानी का पाठ्यक्रम केजी से शुरू करने पड़ेगा। उसकी पानी की पाठशालाएं हो सकती हैं। देश के हर गांव में पानी की पाठशाला हो, और उसमें क्या हो कि हम किसानों को पढ़ावें कि भाई आप दिन में सिंचाई ना करो, रात में सिंचाई करो। सूर्य भगवान पानी को चुराते हैं, अगर नहीं चुराएंगे तो देंगे कहां से? और वाटर लिटरेसी, शहर के अंदर जल साक्षरता हो, पाठ्यक्रम में भी हो। जैसे हम जलधि तिरंगा कहते हैं, राष्ट्रगान में पानी है, पर हमें ये सोचना होगा कि राष्ट्रगान का चिंतन करना होगा कि जो हमारे पुरखे थे, जिन्होंने राष्ट्रगान करते समय जलधि का सम्मान किया है, क्या हम अपने बच्चों को पानी का पाठ्यक्रम घर में देते हैं? एक बच्चा अपने पिता से कहने लगा है कि पापा पानी बह रहा है नल, तो हमको, बच्चों को, हमें जल शक्ति विद्यापीठ की स्थापना गांव-गांव करनी होगी। और जल शक्ति विद्यापीठ जल की शक्ति बताए और जल की विद्या दे। और उसमें कोई पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। प्राइमरी में, जूनियर में, हाई स्कूल में, इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में हम सब समाज के लोग निकलें। और जो पुरखे पानी बनाना जानते थे, आज दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बांध नहीं बना सकता जो 1000 साल चले, लेकिन हमारे पुरखों ने ऐसे बांध बनाए हैं, तालाब के ऊपर बनाए हैं। तालाब आप जाएंगे, माउंट आबू चले जाएं या इधर और दूसरी जगह जाएं, वहां तालाब भरे हुए हैं। भोपाल में ही देख लिया जाए तो वो जो उनकी तकनीक थी, जो परंपरागत पुरखों की तकनीक थी, मेड़ बनाना, पेड़ लगाना, बंधी बनाना, बंधुआ बनाना, और उन सबको फिर से जागृत करें। एक एक पानी की बूंद को बचावें, क्योंकि जल नहीं है, अमृत है। और अच्छा, अगर जल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों जरूरी है? हाँ, जैसे आप ला कानून पढ़ने के लिए ला विश्वविद्यालय जरूरी है, मेडिकल पढ़ने के लिए मेडिकल विश्वविद्यालय जरूरी है, कृषि पढ़ने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जरूरी है, सामान्य शिक्षा पढ़ने के लिए, पेट्रोलियम को समझने के लिए पेट्रोलियम विश्वविद्यालय जरूरी है। वैसे ही पानी के पढ़ने के लिए पानी का विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय से ज्यादा जरूरी है। और हम सब मिलकर के ये तय करें, पानी का विश्वविद्यालय हर राज्य में होना चाहिए, और उसमें किसान पढ़ाएं। हमारे किसानों का जो मौसम का जो वैज्ञानिक था, घाघ, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे समाज में पैदा हुए जो पानी के जानकार थे, पानी की विधि जानते थे। आप नारियल के ऊपर पानी कौन देता है? टमाटर में कौन पानी देता है? आप देखेंगे खरबूजा और तरबूजा पानी बनाने वाली फैक्ट्री है। एक तरबूजा में 20 किलो पानी हो जाता है, कभी कभी इतना बड़ा तरबूजा खरबूजा होता है, और एक बीज में कितना पानी छुपा हुआ है। तो इसलिए हमको ये तय करना है, वैज्ञानिकों को भी, समाज को भी और सरकार को भी, कि पानी के डिग्री कॉलेज खोले जाएं, पानी की IIT खोली जाए, पानी का विश्वविद्यालय बनाया जाए, पानी की गांव-गांव पाठशालाएं खोली जाए, और जल शक्ति विद्यापीठ की स्थापना गांव-गांव हो। समाज करे, सरकार करे, हम सब मिलके करें, और पानी
का जो जिस तरीके से दोहन हो रहा है, जितने बोर हरित क्रांति के नाम पर पृथ्वी माता के पेट में किए गए हैं, कई करोड़ बोर हैं हम, और कई करोड़ नल लगे हुए हैं। एक नल की उम्र होती है 15 वर्ष, हैंडपंप 15 वर्ष में वो खराब हो जाता है या वाटर भी नीचे चला जाए। आप देखेंगे एक जो बोर करते हैं उसकी उम्र कितनी है, 25 साल, ट्यूबवेल की उम्र 25 साल, और एक बांध की उम्र 100 साल। लेकिन हमारे पुरखों की नदियां लाखों साल की हैं, हमारे पुरखों के तालाब लाखों साल के, हजारों साल के हैं, हमारे पुरखों के कुएं हजारों, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी कुएं पाए गए थे हर घर में। तो हमको सबको, नई पीढ़ी को एक अभियान चलाना होगा। जैसे हम एक अभियान चलाएं कि लोकतंत्र के इस सुंदर पर्व पर सब मतदान करें, और सब जब मतदान करेंगे तो अच्छी सरकार आएगी, मजबूत सरकार आएगी। तो हम सबको मिलकर के उसी तरह मतदान किसी को करें, पर मतदान राष्ट्र का पर्व है। इस पे हम सबको आने के लिए एक एक व्यक्ति को मतदान बूथ में जाना चाहिए। ये राष्ट्र की, लोकतंत्र की, गणतंत्र की मजबूती के लिए हमको मतदान करना है। और इसे पानी के लिए हमको कोई ना कहे, हम इसे राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर प्रतिदिन 1 घंटे पानी के लिए दें। जैसे शरीर की व्यायाम के लिए दे रहे हैं, वैसी पृथ्वी मैया के काम के लिए हम पेड़ लगाने के लिए पानी बचावें। आपसे एक आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि बांदा के जो जखनी गांव है उसका मॉडल कैसे हर जगह तक पहुंचाया जाए? जी, जखनी का जो मॉडल है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। वैसे तो यह मॉडल जखनी गांव से निकल के गुजरात के अंतिम गांव कुरंगा तक पहुंच गया है। पूरे देश में मेड़बंदी की चर्चा सरकारी स्तर से, गैर सरकारी स्तर से, सामाजिक स्तर से, और किसानों ने स्वीकार किया है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है भारत सरकार के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से, कि लगभग 5 लाख किसानों ने से अपने खेतों में मेड़बंदी बनाई है, जो रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो और अधिक 20 लाख तक ये किसानों तक बात पहुंची है, और अगले एक समय में 1 करोड़ लोगों तक ये बात ले जाऊंगा। ये हर व्यक्ति स्वीकार करे, पानी रोकने वाले खेतों में सब मेड़बंदी करें और मेड़ के ऊपर पेड़ लगावें। और यह बहुत सस्ती, टिकाऊ, पुरखों की विधि है। मिट्टी बहेगी नहीं, क्योंकि एक मिट्टी जो खेत की है, उपजाऊ मिट्टी बनने में हजारों साल लगते हैं। और खेत की मिट्टी, खेत में मिट्टी माँ है, माँ बह के नदियों में जा रही है, सिल्ट जमा हो रही है, नदियां खत्म हो रही हैं। हर गांव में नाले थे, नाले नहीं, अब तो वो नाले बन गए हैं गंदगी अलग। तो नारे जो हैं वो हमारे गांव की भाग रेखा थे, नारों पर पेड़ लगे रहते थे। तो हमें फिर से अपनी उसी विधि को लाके, और जखनी एक मॉडल है, जखनी ने एक रास्ता दिया है। जखनी ने बहुत बड़ा काम नहीं किया। मेरा प्रयास समुद्र में एक बूंद के बराबर जल बचाने में, लेकिन मैंने ढीला ढीला नहीं कहा। मैंने किसान का दीपक, किसान की मिट्टी, किसान का तेल और किसान की रुई लेके जलाने की कोशिश की है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि कैसे अगर हम जल की बात करें या पर्यावरण की बात करें, तो ये किसी एक विशेष का काम नहीं, ये सबका काम है। चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, ये सभी का काम है कि जल और पर्यावरण को कैसे संरक्षण करना है, कैसे संरक्षित करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम आमने सामने में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।